नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूं और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में टाटा ग्रुप की एक ऐसी कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे जो कहते हैं कि हर एक गिरावट में कुछ नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। आखिर कौन सी ऐसी कंपनी है, क्या ऐसा करती है जो कि मार्केट में हमेशा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। चलिए पार्ट बाय पार्ट हम लोग जानने की कोशिश करेंगे उस कंपनी को, उसके बिजनेस मॉडल को और साथ में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हो या मार्केट की ट्रेंड का अवलोकन करें। सबसे पहले देखा जाए दोस्तों, इस कंपनी का नाम की बात करेंगे जो कारोबार में रिटेल चेन में सबसे बड़ी रिटेल चेन के तौर पे बनती जा रही है, खास करके फैशन और फैशनेबल जो आइटम होती है उसको लेकर के, चाहे वो कह सकते हैं कि अलग अलग ब्रांड के थ्रू, चाहे स्टार्ट्स हो, जूडियो हो या फिर कह सकते हैं कि समन्स हैं या स्टार्ट्स की बात स्लैश की ब्रांड्स की बात किया जाए। इन सभी चीज़ों को लेकर के कंपनी का जो कारोबार है वो रिटेल चेन में एक बड़ी नेटवर्क बिछाती हुई देखने को मिलता है। चलिए आखिर इस कंपनी को लेकर क्यों ऐसा अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है, जिसका नाम है ट्रेंट। ट्रेंट इज द टाटा एंटरप्राइजेज कंपनी और ये कंपनी फैशन के दुनिया में एक कह सकते हैं फैशनेबल रिटेल चेन के कामकाज करती है। लाइफ स्टाइल एंड फैशन के लिए कह सकते हैं कामकाज करती देखी गई है। एक आम जो कस्टमर होता है वहाँ से कनेक्टिंग की बात कहती है और सस्टेनेबिलिटी की बात कहती है। कंपनी कहती है कि इनके पास यदि स्टोर की बात किया जाए तो 112 स्टोर्स हैं, 200 प्लस इनके पास जो स्टोर्स हैं, जो कि कंप्लीटेड वेस्ट ट्रेडिशनलिटी की बात कहती है और 94% की बात कहती है। फाइनेंशियल हाईलाइट को भी चर्चा करेंगे, जो रिसेंटली अपडेट हो गया उसको लेकर चर्चा करेंगे। यहाँ पे 9 मंथ वाले डेटा को लेकर के अपडेट दिया है कि करीब 12,562 करोड़ की जिनकी रिवेन्यू रही है। 200 प्लस इनके पास सिटी प्रेजेंस की बात कहती है। इंडियाज़ के अंदर जितने सिटी हैं वहाँ पे इनकी जो प्रेजेंस है लगातार बढ़ती जा रही है। दिन बाय दिन फैशन और लाइफस्टाइल की दुनिया में इनकी प्रोडक्टिविटी जो है कस्टमर तक पहुँचती देखने को मिलता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या था समझने को। देखिए, यदि आप इनकी स्टॉक ट्रेंड को देखते हैं तो स्टॉक ट्रेंड में ये देखने को मिलता है कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती देखी गई। कहाँ पे? यहाँ पे, फिर से यहाँ पे। और क्या मार्केट यहाँ पे दोबारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी? देखिए, दो तरह की ऑब्जर्वेशंस होते हैं। एक ऑब्जर्वेशंस होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। आखिर ये देखना जरूरी है कि आखिर बिजनेस जो मॉडल है वो क्या शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी का कामकाज है या लॉन्ग टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेटा से लेकर के, जहां पे यदि अभी के सिचुएशन की बात करें तो मार्केट, ये देखिए मार्केट काफी ज्यादा गिरावट दर्ज कर चुकी है। यदि इनकी पोजीशन को देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि बॉटम से लेकर के हायर की रेंज की हम बात करें एग्जैक्टली कैलकुलेटेड डेटा के बाद, डेटा के साथ, तो ये कहता है कि करीब करीब इसमें 34% की बॉटम साइड से उछलती देखने को मिला, तो नियरली 40% के आसपास ऊपरी सतह से गिरावट दर्ज करती देखी गई। क्या कहता है, क्या मार्केट में यहाँ पे आकर के कुछ बड़ी हलचल क्रिएट करेगी? क्योंकि रिजल्ट का डेटाबेस भी हम जाना जहाँ तक जान रहे थे उस पर कुछ और आंकड़ा देती है और जो मार्केट स्टेबिलिटी की बात कहती है वो एक स्थिरता से बनती देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखा जाए, यदि हम करंट मार्केट की रेंज को देखा जाए, इनकी हायर और बॉटम की प्राइस को, तो जैसे हमने कहा कि 40% के आसपास गिरावट रही, तो करीब 34% के आसपास कह सकते हैं कि मार्केट उछल भी चुका है। जबकि कंपनी में यदि हम इनको बुक वैल्यू के मुताबिक कंपेयर करते हैं तो काफी ज्यादा महंगा देखने को मिलता है। यदि इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक देखते हैं तो यहाँ क्राउड जो है काफी ज्यादा है। एक जो थिंकिंग आती है कि ये थिंकिंग भी हो सकती है बीच में कि शायद इनकी स्टॉक काफी ज्यादा महंगा देखने को मिलता है, इसीलिए धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। ये भी एक बात हो सकती है मार्केट को गिरने के पीछे। ये ओवर वेटेज हो चुका था, उस ओवर वेटेज को थोड़ा सा कमी किया जा रहा है। तो इसमें किसका फायदा होता है, किसका नुकसान होता है, वो हम सब जानते हैं कि मार्केट में जो जैसे डिमांड बढ़ी, जिनके पास ज़्यादा था उन्होंने बल्क में बेचा, खरीदा और उनको अपने प्रॉफिटेबिलिटी निकालने की कोशिश किया। यदि कंपनी की नेट इनकम मार्जिन को देखा जाए तो करीब 11% के आसपास रही है। आरओई आरओसी की आंकड़ा देखा जाए तो 27 से लेकर 23% के बीच में। तो प्रमोटर जो कंट्रोल है, टाटा ग्रुप की बात करूं तो बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तब भी 37% की कंट्रोल इस कंपनी में बनी है। कंपनी डिविडेंड पे आउट भी रही है।
तो चलिए इनके इस डेटाबेस को लेकर के जरा, जब मार्केट कैप जहां पर 1,80,000 करोड़ की मार्केट कैप, जिसका नाम है ट्रेंट लिमिटेड, इसका रिजल्ट का डेटा कैसा रहा है। देखिए इसको लेकर के यदि देखा जाए तो एक नंबर कहता है कि शायद इसको कंपेयर करने के लिए हम कोई अभी फिलहाल इनकी डेटाबेस नहीं ले रहा हूँ, जो इन्होंने यहाँ पे अपडेटेड है उसी को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि वाई के मुताबिक देखें और क्यू के बेसिस पे देखें, तो दोनों के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो ये कह सकते हैं कि यदि वाई के मुताबिक देखें तो 34% की ग्रोथ लेवल थी। इसी तरह से क्यू के बेसिस पे 12% की ग्रोथ रेट थी। तो ये दोनों पहलू पे मार्केट में खड़ी उतरती देखी गई। तो जबकि इनका सेल्स का जो नंबर है, इससे पहले आप देखेंगे तो कभी इतना सेल्स नहीं हुआ, अर्थात कह सकते हैं कि पिकअप द पीरियड पे कारोबार है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो भी पिकअप द पीरियड पे रहा है, 18% के आसपास से ज्यादा कभी हुआ नहीं, 18% पे स्थिरता बनाई है। जो नेट प्रॉफिट का आंकड़ा है उसको लेकर देखा जाए तो ये जो परसेंटेज वाइज हम देखेंगे, जिसको हम वाई कहते हैं और क्यू डेटाबेस कहते हैं, उसको लेकर समझा गया तो कहते हैं कि 33-34% जो है वो क्यू में इसका प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है। तो दूसरा चीज ये कहता है कि वाई और क्यू के बेसिस पे करीब 48% के आसपास। यदि हम कुछ गलत हो जाए तो वाई की बेसिस पे 33%, तो क्यू बेसिस पे करीब 48% की ग्रो लेवल दर्ज करती देखी गई इसको। लेकिन कुछ और भी पहलू कहता होगा कि आखिर सीजीआर कैसा रहा इस कंपनी का। तो सीजीआर को लेकर सेल्स का आंकड़ा ये कहती है कि लास्ट 3 सालों में करीब 68% की ग्रोथ थी, तो वहीं पे कंपाउंडेड प्रॉफिट पिछले 3 साल में 100% से ज्यादा की फ्लाइंग जोन में देखने को मिला था। स्टॉक प्राइस सीजीआर आज के टाइम में तो 28% से आसपास ही बढ़ी है, जो कि पिछले पीरियड के मुकाबले काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड की तरफ है। लेकिन ओवरव्यू के तौर पे और ऑल ओवर रिकॉर्ड को देखते हैं कहां से, एक बॉटम प्राइस से, तो ये कह सकते हैं कि यहां से प्राइस को देखा जाए तो सोचिए मार्केट कहां से कहां चली गई, और ये प्राइस जो है काफी ज्यादा पोजीशन हाइक कर चुकी। जबकि कंपनी की बात किया जाए रिटर्न ऑन इक्विटी को लेकर के तो लगातार अब ट्रेंड बनाती है। तो निवेशकों का इंटरेस्ट जो बाकी कंपनियां हैं इसी सेगमेंट की, जहां पे कह सकते हैं कि डी मार्ट है, विशाल मेगा मार्ट है, वी मार्ट है, इसके अलावा कह सकते हैं कि एक रेड टेप है, तो इन सभी कंपनियों के आपस में यदि कंपेयर करते हैं तो सबसे ज्यादा यदि स्टॉक की प्राइस महंगा दिखता है तो आज भी ट्रेंट का दिखता है, ट्रेंट लिमिटेड का। लेकिन वहीं हम कैश मार्केट, करंट मार्केट की यदि प्राइस को बुक वैल्यू के मुताबिक कंपेयर करते हैं तो भी कहता है कि ट्रेंट का सबसे ज्यादा महंगा है। आखिर महंगे के पीछे वजह क्या है? देखिए कारोबार अपनी जगह है और उसके ऊपर एक उचित वैल्यू देना एक अलग बात है। वहां पे उचित से अनुचित वैल्यू वहां पे निवेशकों ने दिया है, तो मार्केट को थोड़ा सा आउटशोल्ड होना बहुत बड़ी बात नहीं दिखती। लेकिन यदि हम इनकी नेट इनकम की तरफ से देखें, आखिर चलो भीड़ के पीछे वजह क्या हो सकता है कि नेट इनकम जो वैसे डी मार्ट ओवरऑल सामान बेचती है, जिसमें कि उसके पास ग्रोसरी भी है, कह सकते हैं कि घर की हर एक सामान की बात करूं, या फिर कह सकते हैं कि उनके पास एफएमसीजी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी प्रोडक्टिविटी बेचती है। तो वहीं ट्रेंट लाइफ स्टाइल और फैशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बेचती है उसमें 11% की सेविंग है। तो बाकी जो कंपनियां हैं, चाहे डी मार्ट्स हों, चाहे वो रेड टेप जैसे ब्रांड्स हों, जिनमें जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम का आंकड़ा के। इसके अकॉर्डिंग यदि नेट इनकम परसेंटेज ज़्यादा है तो मार्केट में भीड़ थोड़ा सा स्वाभाविक हो सकती है, और अभी उसके बेसिस पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज की शामिल करता है। यदि निवेशकों का इंटरेस्ट जाना जाए इस कंपनी में तो FIDI की जो होल्डिंग है वो कंपनी में लगातार बनी पड़ी, जहां FIDI की होल्डिंग में ये देखा गया कि FII यहां से बिकवाली किया था दिसंबर के पीरियड में, अक्टूबर टू दिसंबर के पीरियड में। तो मार्केट जो गिरता देखने को मिला है वो कब दिखा, किस पीरियड में आकर देखने को मिलता। पोजीशन देखिए किस पोजीशन की बात कहती है। यदि अक्टूबर टू दिसंबर का सिचुएशन देखा जाए तो यहाँ पे लगातार बिकवाली हुआ। जब कोई FI बिकवाली करेगा तो मार्केट को ऑब्वियसली से
क्या होगा, नुकसान हो सकता है। जबकि डीआई ने अपने होल्डिंग 3% से ज्यादा इंक्रीज किया और आम पब्लिक के पास जो होल्डिंग था 22% के पास, वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ के 26% हो जाती है और निवेशकों का इंटरेस्ट जो है वो बढ़ के इस कंपनी में 3.5 लाख से ज्यादा पहुंच जाते हैं एक आम निवेशक। अल्टीमेटली क्या रहा, अल्टीमेटली ओवर वेटेज होने की वजह से मार्केट को ओवर सोल्ड होना थोड़ा सा स्वाभाविक सी बात है। लेकिन यदि रिस्क के मुताबिक देखते तो कंपनी में रिस्क फैक्टर बिल्कुल नहीं कहता, क्योंकि मार्केट को कैप्चर करना आसान है। अलग अलग खोल रहे हैं, अलग अलग सेटिंग प्रेजेंस की बात कहती है और इनका जो प्रेजेंस है अलग अलग जगह पे काफी अच्छा है। नेटवर्क की बात कहती है तो नेटवर्क बनाती जा रही है और नेटवर्क के साथ पे इनका कारोबार भी बढ़ती देखने को। यही दूसरी पहलू कहता है कि कंपनी स्पेशलिटीज रिटेल्स में है, जाके यहाँ पे सभी रिटेल्स की कामकाज करती है। यदि डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड को देखा जाए तो कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती है, साल में कुछ ना कुछ देती रही है, भले परसेंटेज कम हो, बट यदि फेस वैल्यू के मुताबिक कंपेयर करते तो वो तो परसेंटेज काफी ज्यादा हो जाती है, बट करंट मार्केट की सिचुएशन से प्राइस में काफी ज्यादा कम दर्ज करती देखी। स्टैंडअलोन डेटाबेस के मुताबिक देखा गया कि चाहे वो रिवेन्यू पोर्शंस हो, चाहे वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, चाहे नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ चीजों में थोड़ा बहुत अप ट्रेंड तो कुछ चीजों में थोड़ी सी डाउन ट्रेंड की बात शामिल कर। लेकिन यदि कंपेयर करते हैं इनकी स्टॉक की परफॉर्मेंस को, कहां से, मार्केट की ट्रेंड सेंसेक्स से और बीएसई कंज्यूमर इंडेक्सेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे पिछले 6 महीने से तो लगातार बिकवाली चलता है। क्यों चला, क्योंकि एफआईआई ने 5% की होल्डिंग बेचा, 4% की होल्डिंग बेचा। रेस्ट टाइम फ्रेम में क्या हुआ, इसकी डिमांड बढ़ी, जहां अल्टीमेटली 26% से लेकर के करीब करीब 3,300% तक रैली क्रिएट। जबकि इनके कंपेटिटिव जो इंडेक्सेशन पार्ट है, जिस इंडेक्सेशन से बिलोंग करती है और जो बीएसई की मेन इंडेक्सेशन पार्ट सेंसेक्स है, उसके कंपैरिजन काफी ज्यादा ग्रोथ लेवल दर्ज करती पाई गई। ये एक पहलू था। तो कंपनी में जो कहते हैं ना, हम स्टार्टिंग किए थे, जो क्या ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, बिल्कुल ही कर रही है। क्योंकि देखिए मार्केट इससे पहले भी गिरावट दर्ज किया था, लेकिन गिरावट दर्ज जो किया था उस डायरेक्शन से नहीं किया था। आजकल थोड़ा सा ज्यादा डायरेक्शन जो है क्या हुआ है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड की तरफ देखने को मिला है। लगातार बिकवाली का प्रेशर था, खरीदने के लोगों की रेंज कम थी और यहाँ पे ऐसा देखा कि साथ ओवरवेट हो चुका, तो इन्वेस्टर यहाँ से बेच के निकलने की कोशिश में लगे हुए। दोस्तों हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं, और ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आगे समझने की कोशिश करते हैं। यदि वैल्यू एडिशन मिलता हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।